प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित कहानी खुदाराम की कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। बच्चों, पांडे बेचन शर्मा उग्र मुख्यतः एक विद्रोही कथाकार हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं पर तीखे व्यंग प्रहार किए गए हैं। उग्र जी अपने नाम के अनुसार उग्र हैं, जो किसी भी प्रकार की सामाजिक विकृति को देखकर उग्र हो जाते हैं और फिर उसके अंतर में दबा पड़ा हुआ ज्वालामुखी बलात् फूट पड़ता है। उन्होंने काल्पनिक आदर्शों और नैतिक आडंबरों, परंपरा और रूढ़ियों का तीव्र स्वर में विरोध किया है। प्रस्तुत कहानी में उग्र जी ने हिंदुओं की धार्मिक कट्टरता और हिंदू मुसलमानों के मध्य व्याप्त सांप्रदायिकता की ओर संकेत किया है। उग्र जी की कहानियों में एक सुनिश्चित उद्देश्य योजना हमें दिखाई देती है। उनकी कहानियों में जीवन संदर्भों की उपस्थिति के कारण एक मार्मिकता, एक संवेदनशीलता आ जाती है। प्रस्तुत कहानी में उग्र जी ने धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक भावना पर करारा व्यंग किया है और यह निर्विवाद है कि वे इस दृष्टि से पूर्णतः सफल कहानीकार रहे हैं। उनकी कहानियों के संबंध में एक विद्वान का यह मत द्रष्टव्य है कि उन्होंने अपनी कहानियों में कोई स्वप्न नहीं देखा है, वरन उनकी दृष्टि सत्य पर ही टिकी रही है। यह अपने आप में तत्कालीन रचना परिस्थितियों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रस्तुत कहानी खुदाराम के संबंध में यह कथन पूर्णतः चरितार्थ होता है। खुदाराम कहानी की तात्विक समीक्षा के क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे कहानी के कथानक की। खुदाराम कहानी का कृतिकार एक विद्रोही कथाकार है। यही कारण है कि उसकी कहानियों में न तो प्रेमचंद के सुधारवादी कथानक मिलते हैं और न प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना। वस्तुतः अपने उपनाम उग्र को उन्होंने सार्थक किया है। सामाजिक विषमताओं, जाति और वर्गगत भेदों के प्रति उग्र जी के विद्रोही मन में अत्यधिक आक्रोश है, जो कभी तो संयत दबे स्वर में और कभी खुले विद्रोही स्वर में अभिव्यक्त हुआ है। उग्र जी की अधिकांश कहानियों में ही यही आक्रोश का स्वर मुखरित हुआ है। प्रस्तुत कहानी खुदाराम की जब हम बात करते हैं तो कथानक समाज के सांप्रदायिक तत्वों का पर्दाफाश करने के लिए चुना गया है। कतिपय असामाजिक तत्व मनुष्य की धार्मिक और राजनीतिक अवस्थाओं और विश्वासों को किस प्रकार अपने स्वार्थगत ढांचे में ढाल लेते हैं और किस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता तथा सांप्रदायिकता की कुत्सित भावना मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना देती है। इस कहानी का कथानक इसी समस्या के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कहानी का दूसरा तत्व कहलाता है पात्र और चरित्र चित्रण। इस दृष्टि से देखा जाए तो उग्र जी की कहानियाँ व्यक्ति और समाज को लेकर चलती है। यही कारण है कि उनके पात्र भी समाज की विषमताओं पर व्यंग प्रहार करते दिखाई देते हैं। उनके सभी पात्र
जीवन के यथार्थ से चुने गए हैं। उग्र जी सामाजिक चेतना के कहानीकार हैं, अतः उनके पात्र भी जीवन यथार्थ भूमि पर विचरते हैं। उग्र जी के भीतर सामाजिक विषमताओं के प्रति तीव्र आक्रोश साफ दिखाई देता है। उनका यह आक्रोश इतना अधिक तीव्र है कि वे अपने पात्रों के बाह्य स्वरूप का वर्णन तो करते हैं, किंतु उनके अंतर्गत की टोह लेने की आवश्यकता नहीं समझते। इनके पात्रों के संबंध में एक विशेष बात यह है कि ये पात्र जीवन के यथार्थ से चुने हुए होने पर भी एकांगी रह गए हैं, क्योंकि स्वयं उग्र जी अपनी कहानियों को एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर ले चलने को ही आतुर रहते हैं। अतः वे अपने पात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते। इसका स्पष्ट कारण यह भी है कि पात्रों का चरित्र चित्रण उनको अभिष्ट नहीं है, अन्यथा वे मनोविज्ञान की भूमि पर अपने पात्रों का बाह्य तथा अंतस दोनों ही चित्रण करते। उनका मूल लक्ष्य तो सामाजिक यथार्थ को दिखाना रहता है। समाज में पलने वाले कुत्सित भावों का उन्मूलन करना है। सामाजिक विषमताओं के प्रति तीव्र आक्रोश और असंतोष का सशक्त स्वर फूंकना है। ऐसी स्थिति में वे अपने सुनिश्चित लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखते हैं। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र खुदाराम भी इसी कोटि का एक पात्र है, जो एक क्रांतिकारी की भांति सुनिश्चित लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता जाता है। वह एक प्रकार का सामाजिक कार्यकर्ता सा दिखाई देता है, जिसके समक्ष एक निश्चित योजना और एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का दायित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खुदाराम स्वयं ही एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है, एकदम आश्रयहीन पात्र की भांति। खुदाराम का चित्रण करते हुए कहानीकार स्वयं कहते हैं, मगर खुदाराम ज्यों का त्यों रहे। उनका दिन रात का चारों ओर लड़कों की मंडली के साथ घूमना न रुका। अच्छे से अच्छे धनी भी उन्हें कपड़े न पहना सके। किसी के आग्रह करने पर भी वह कपड़े धोती कुर्ता टोपी पहन तो लेते, मगर उसे घर से आगे बढ़ते ही टोपी किसी लड़के के मस्तक पर होती, धोती किसी गरीब के झोपड़े पर और कुर्ता किसी भिखमंगे के तन पर। खुदाराम के चरित्र चित्रण में उग्र जी का स्वाभाविक आक्रोश भी दिखाई देता है। कहानी का अगला तत्व है संवाद या कथोपकथन। उग्र जी की कहानियों में सशक्त और समर्थ संवादों का प्रयोग किया गया है। उनके संवाद कथा को तो गति देते ही हैं, साथ ही पात्रों के चरित्र की सूक्ष्म और मोटी रेखाओं को भी उभारते हैं। उनकी कहानियों में कथोपकथनों का विशेष महत्व है। वे व्यंग्यपूर्ण, पैने और भावाभिव्यक्ति की समर्थता से परिपूर्ण हैं। वे अभिनयात्मक भी हैं और नाटकीय भी। उनमें कथानक को गतिशीलता प्रदान करने की क्षमता भी है और पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने की समर्थता भी। वस्तुतः कथोपकथन भाषा शैली की दृष्टि से वे पूर्णतः मौलिक कहानीकार हैं। प्रस्तुत कहानी के संवादों पर उक्त विशेषताएं पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। कहानी के अगले तत्व के रूप में हम बात करते हैं
भाषा शैली की। उग्र जी की इस कहानी की भाषा शैली पर जब हम विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि उनकी भाषा भी उनके पात्रों की तरह पूर्णतः यथार्थवादी है। उन्होंने पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, अन्यथा भी उनके समक्ष किसी विशेष प्रकार की भाषा के प्रयोग का आग्रह नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य सामाजिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण करना है। अतः भाषा को सजाने संवारने की उन्हें आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। उन्होंने पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कहानियों में अधिक स्वाभाविकता और सहजता आ गई है। उनकी भाषा पूर्णतः यथार्थवादी है और बोलचाल की भाषा एवं मुहावरों तथा जनवादी तत्वों को ग्रहण कर उसे पूर्ण रूप से सजीव और प्रवाह में बनाने में उन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। उनकी भाषा जैसे छोटे छोटे चित्र या दृश्य उपस्थित करती चलती है, जिससे कि सौंदर्य, आलंकारिकता एवं शब्दों का कुशल संयोजन किया गया है। खुदाराम कहानी की जब हम बात करते हैं तो कहानी की भाषा पर की सभी विशेषताएं पूर्णतः चरितार्थ होती हैं। इस कहानी की भाषा का एक उदाहरण देखिए। यह क्या हो रहा है? खुदाराम का कथन है, धर्म के नाम पर खून बहाने की क्या जरूरत है? तुम्हें यह शरारत किस शैतान ने सिखाई है? बच्चों, तुम्हारी माएं तुम्हें खोकर अंधी हो जाएंगी, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बहिष्ट पाने पर भी तुम्हें चैन नहीं मिल सकेगा। लड़ो मत, खून से पाजी शैतान भले ही खुश हो जाए पर खुदा कभी खुश नहीं हो सकता। खुदा अगर खून पसंद करता तो हमारे वजू करने के लिए पानी न बनाकर खून ही बनाता। गंगा खूनी गंगा होती, समंदर खून का समंदर होता। खून के फेर में न पड़ो मेरे कलेजे, खुदा खून पसंद नहीं करता। कहानी का अगला तत्व है उद्देश्य। कोई भी कहानी उद्देश्य की सार्थकता से ही प्रभावी बन पड़ती है। उग्र जी की कहानियों में शुरू से लेकर अंत तक सामाजिक विषमताओं के प्रति तीव्र आक्रोश और असंतोष का स्वर भरा पड़ा है। उग्र जी ने अपनी कहानियों को सामाजिक यथार्थ की आधारशिला पर निर्मित किया है। उग्र जी ने पहली बार जमींदारों और किसानों के संघर्ष के नाटक या जासूसी चमत्कारिता का प्रहसन न खोलकर समाज के उस घोर यथार्थ का चित्रण किया है, जिसमें तत्कालीन समाज पतनोन्मुख हो रहा था। उनकी कहानियों में कहीं भी उच्चादर्शों के प्रति कोई आग्रह नहीं मिलता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो उग्र जी की कहानियों में आदर्शवाद के प्रति किंचित मात्र भी मोह नहीं है और न ही आग्रह। उनकी दृष्टि हर क्षण यथार्थ पर रहती है और उसी के संदर्भों को अपनी कहानियों में समेटने के प्रति उनकी प्रयत्नशीलता रही है। धन्यवाद।